कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपांशु पाल जी आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उसके साथ बहुत सारे सामाजिक संगठन उससे भी जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर से आप संघ के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो कि समाज में एक नई चेतना लाने का आपका प्रयास रहता है। आपका पुनः स्वागत है सर। धन्यवाद। दीपांशु जी, जो अर्थव्यवस्था होती है वो समाज परिवार के लिए बड़ी आवश्यक होती है। उसी रूप में हमारी देश की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने एक जो बजट पास किया है, मैं चाहूँगा सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में आप बताएं कि वो बजट का आकलन आपकी नज़रों में कैसा है। धन्यवाद सर। जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर हम इस बजट को देखते हैं तो हमको इस बजट को सिर्फ इस साल के बजट को ना देख के आप स्टार्ट करिए 2014 से। जब से मोदी सरकार बनी है, मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, अगर आप 2014 से लगातार देखेंगे और अब ये लगभग इनका 10वां बजट था 2024 का, तो आपको एक कंसिस्टेंसी इसमें दिखती है, एक निरंतरता दिखती है। और कोई भी बजट ऐसा बजट नहीं है जिसको आप कोई चुनावी बजट कहें। जो इस सरकार की एक जो खासियत है, जिसको मैं बहुत अच्छा मानता हूं, कि लोक लुभावन जो वादे होते हैं या स्कीम्स होती हैं, उनसे हमेशा इस सरकार ने दूरी बनाई है। और अगर आप 2014 से लेके 2024 तक के हमारे हर एक बजट को देखेंगे तो उसमें आपको एक जो कमिटमेंट दिखेगा, वो दिखेगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का, मेडिकल का, जिसको हम अपना चिकित्सा क्षेत्र, और आपका डिफेंस, रक्षा। तो आपको दिखेगा कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का, उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सभी बजट में एक निरंतरता आपको दिखती है। ये भी जो हमारा बजट है, इसमें बेसिकली चार मुख्य आयाम जो हमारे वित्त मंत्री ने इस बार दिए हैं, उसमें कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये चार मुख्य स्तंभ जो हैं, जो मुझे लगता है इस बजट के हैं। तो अगर आप देखेंगे स्टार्टअप के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इसमें और इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी के साथ साथ इस गवर्नमेंट का ये पहला बजट है जो मुख्य रूप से मध्यम वर्ग पे जिसने फोकस किया। सामान्यतः पिछले 2-3 सालों में ऐसा देखा गया कि शायद मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं अपने को उपेक्षित समझ रहा था। हमारा जो मध्यम वर्ग है वो एक ऐसा वर्ग है जो सबसे ईमानदारी से टैक्स देता है, पूरी अपने जो दायित्व हैं उनका पालन करता है, नौकरी पेशे वाला है या कोई छोटे मोटे व्यापार करता है। और उनको काफ़ी समय से लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा हो रही है। उनके लिए जो सरकार को करना चाहिए था शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। या तो लोअर मिडिल क्लास पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, या फिर जो अपर मिडिल क्लास है उस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। तो जो हमारा मध्यम वर्ग है वो कहीं ना कहीं उपेक्षित था। ये बजट मेरे को लगता है एक ऐतिहासिक बजट इस मामले में है कि इसने मध्यम वर्ग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी को इन्होंने जोड़ा है, और उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है मध्यम वर्ग की, उसको बनाने के लिए जो हमारी वित्त मंत्री ने औसतन 1 लाख रुपए महीना, यानी कि साल के 12 लाख पे टैक्स फ्री इनकम जो उन्होंने किया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे को लगता है नौकरी वालों के लिए 12%, नौकरी वालों के लिए जो है ये लिमिट अगर आप देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं 12.75 हो जाती है। इसी के साथ आप ये देखें कि अगर मैं एक एनालिसिस करता हूं इस पूरे बजट का, तो शायद आज़ादी के बाद, जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से और 2024 के बीच, मध्यम वर्ग को टैक्सेशन के मामले में या सैलरीड क्लास को टैक्सेशन के मामले में दिया गया ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्रांतिकारी बजट रहा। ये बहुत ही क्रांतिकारी बजट रहा और इसने मध्यम वर्ग की आशा और आकांक्षाओं को एकदम से उनका पालन किया, उनको अचीव किया। दूसरा जो इसमें एक सबसे बड़ी बात है जो लगती है कि सरकार ने ये ठान लिया है कि हमको देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास करना है। अगर आप देखेंगे, आज आप कहीं भी निकल जाइए, 5 किलोमीटर भी अगर आप अपने घर से चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सड़क बनती दिख जाएगी, कहीं ना कहीं आपको फ्लाईओवर बनता दिख जाएगा, कहीं आपको मेट्रो बनती दिख जाएगी, कहीं आपको कोई नाली, सड़क
ये सब जो है ये निरंतर इनमें कुछ ना कुछ आप देखेंगे, आपके आसपास ही आपको दिख जाएगा। कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से हमारा बढ़ रहा है। जहां पहले आपको अगर यहां से मुरादनगर जाना हो तो आपको हम नोएडा सेक्टर 6 में बैठे हैं और यहाँ से हमारा बहुत सा स्टाफ मुरादनगर से आता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो हमको बच्चों को 1.5 से 2 घंटा लग जाता था मिनिमम, और आज वही बच्चे जब रैपिड से आते हैं तो वो बताते हैं कि सर हम तो 20-25 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो आप ये समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा रोल है, और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार ने इस बजट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 175 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा और 100 से कम कृषि उत्पादक वाले जिलों को इसमें कवर किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अनुमानित राजकोषीय घाटा थोड़ा हमारा रहेगा, जो कि 4.8% के आसपास है। इसे कोशिश करी गई है, वित्त मंत्री ने कहा है कि इसको हम कोशिश करेंगे 4.4% के आसपास इसको रखने की कोशिश करेंगे। तो राजकोषीय घाटा तो हमारे साथ है, लेकिन आप किसी भी कंट्री का जो कि डेवलपिंग स्टेज में है और जो डेवलप होने की स्टेज में आगे बढ़ रही है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 47 तक हम जो है एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। तो विकसित राष्ट्र बनने की कड़ी में राजकोषीय घाटा जो है वो होता है जनरली, और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब आप कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ज़्यादा करेगी और इधर टैक्सेशन में भी सरकार ने बहुत छूट दी है, तो आप देखेंगे कि उसमें राजकोषीय घाटा थोड़ा बोड़ा रहता है, उसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। सर बस एक सेकंड में पूछना चाहूँगा, जो बजट में वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि हम जो छूट दे रहे हैं 12 लाख पे, जी 1 लाख करोड़ के आसपास जी राजस्व घाटा होगा, तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी सर? देखिए, इसमें क्या है कि हमको ये भी समझना पड़ेगा कि सरकार अगर छूट दे रही है तो हमारा एक कैपिटल बेस, देखिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप समझिए कि जीएसटी जब नहीं आया था, जब हम वैट और सर्विस टैक्स के सिनेरियो में थे, तो हमारा जो राजस्व जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आई थिंक 1 लाख करोड़ से बहुत कम था, मतलब 50,000 करोड़ के आसपास का रहता था। तो ये सरकार क्या है, ये हम टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं अपना, यानी कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो है कि उनकी संख्या बढ़ेगी। जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो ये जो अभी आपको घाटा दिख रहा है कि 12 लाख रुपए पे जो टैक्स की सरकार को हानि होगी, वो कहीं ना कहीं उससे आ जाएगी। जो टैक्स बचेगा उससे परचेज करेंगे कुछ नहीं, उसको बिल्कुल उससे परचेज करेंगे। जो टैक्स आपका जो टैक्स है आपका, जब वो देखिए मोटा मोटा अगर आप इसको कैलकुलेशन में देखेंगे तो जो 12 लाख तक की इनकम वाले व्यक्ति हैं उनको लगभग 1 लाख रुपए साल का इसमें बच रहा है। 75,000 से रुपए लेके 1 लाख रुपए। अब वो क्या करेंगे, या तो इस पैसे को बाजार में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर्स में लगाएंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, या अगर वो इससे कुछ परचेज करते हैं तो उस पर वो जीएसटी देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को तो उसका टैक्स बिल ही जाना है, इनडायरेक्ट वे में आना जाना है। और ये क्या है कि जो हमारी साइकिल है, कैपिटल साइकिल जो है वो इसी से घूमेगी। दूसरा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार टैक्स बेस बढ़ाने पे बहुत प्रयास कर रही है। आप देखेंगे हमारे नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो हैं वो पिछले सालों में, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स में हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स में, चाहे जीएसटी में हो, हमारे डीलर्स टैक्स पेयर्स की संख्या, या वो इनकम टैक्स में हो, वो लगातार बढ़ रही है, लगातार उसमें एडिशन हो रहा है, कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। अगर आप देखें आज के टाइम में हमारा जीएसटी कलेक्शन ही 1.5 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है, जो कि लगभग 3 गुना हो गया है, पिछले 10 सालों में 3 गुना हो गया है। और आप देखेंगे हमारे जीएसटी टैक्स पेयर जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और लगातार नई एप्लीकेशन, नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो लीगल साइकिल में, लीजिटिमेट मैनर में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, और टैक्स की चोरी कोई नहीं करना चाहता है। और उस हिसाब से सरकार सुविधाएं भी दे रही है ताकि किसी को टैक्स की चोरी ना करना पड़े। मिनिमम टैक्स आप देखेंगे कंपनीज पे हमने टैक्स रेट घटा के 22% कर दिया, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उनका 15% कर दिया। तो इतने लोअर टैक्स में जब आप टैक्स ही लोअर रेट पर ले रहे हैं तो कोई भी व्यवसायी जो है वो चोरी करने की सोचेगा ही नहीं। तो जो ब्लैक मार्केटिंग है, जो टैक्स चोरी है, जो कर के प्रति जो अविश्वसनीयता लोगों की है, वो अपने आप कम होती चली जाएगी। सर मतलब जो पार्टनरशिप फॉर्म है उस पे अभी भी 30% है सर जी, उस पे अपील करना चाहेंगे आप, कुछ कम हो? देखिए पार्टनरशिप फर्म का अगर आप लेते हैं तो हाँ, हालांकि उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, 30% होता है, लेकिन उसको एक अलग एंगल से भी हमको देखना पड़ेगा। देखिए पार्टनरशिप फर्म
में क्या होता है कि जो आपका टैक्स है वो तो आपका 30% है, लेकिन उसमें से जो पार्टनर्स प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं उस पर फिर फर्दर टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री होता है। अच्छा, वो टैक्स फ्री होता है। तो कंपनी एक्ट में लगता है, जबकि कंपनी एक्ट में अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। तो यानी कि कंपनी अपनी इनकम पे भी टैक्स देती है 22% या 26% या 15%, और फिर जब वो डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को तो उस पर भी टैक्स लगता है। लेकिन सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि आपका 30% टैक्स रेट तो लगता है, लेकिन उससे जो प्रॉफिट टैक्स पेड जो प्रॉफिट है जब वो पार्टनर्स की इनकम में ऐड होता है तो वो टैक्स फ्री होता है। तो हमें इसको भी ध्यान रखना है। हम जनरली एक एस्पेक्ट देखते हैं, दूसरा नहीं देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल पार्टनरशिप फर्म में भी कोई बहुत बड़ी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। अपील करना चाहेंगे कुछ रिलीफ दिया जाए इसमें, जो धीरे धीरे पार्टनरशिप फर्म जो है ना समाप्ति के कगार पे। देखिए उसमें मैं आपको बताता हूँ, इस समाप्ति के कगार पे तो मैं नहीं कहूंगा। जनरली हो क्या रहा है, हम बहुत पहले सरकार जो है एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लेके आई एलएलपी का। तो बहुत सी जो पार्टनरशिप फर्म है जो पहले रजिस्टर्ड थी या अनरजिस्टर्ड थी वो अब एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है। एलएलपी में कन्वर्जन का फायदा एक तो ये है कि आप पब्लिक डोमेन में चले जाते हैं और आपकी गुडविल पे उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो आप एमसीए के डोमेन में आ जाते हैं, पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, तो एक तो आपका जो क्राइटेरिया है वो बढ़ जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रही है, हालांकि हाँ वो बड़े लंबे समय से और बहुत तेजी से वो एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है। तो इस पे सरकार थोड़ा सा विचार कर सकती है कि अगर इस टैक्स रेट की जो 30% है तो इसको कम से कम 25% कर लिया जाए प्लस एजुकेशन सेस, तो उस पे थोड़ा सा फायदा होगा। और सेम पैटर्न पे एलएलपी पे भी टैक्स रेट में थोड़ा सा रिलीफ होना चाहिए। इसके अलावा डोमेस्टिक कंपनियों में भी क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक कंपनियों में जो 22% का टैक्स रेट है, जब उसमें सरचार्ज और एजुकेशन सेस जोड़ते हैं तो वो 25.18 या 20 के आसपास बैठता है। तो लगभग वो हम वहीं पहुंच रहे हैं जहां पे हम पहले थे 26% पे। तो उसमें भी सरकार से निवेदन ये रहेगा कि इसको भी थोड़ा सा कम करके 20% के आसपास, या इफेक्टिवली अगर इसको हम करें तो इफेक्टिव टैक्स रेट हमारा 22% आना चाहिए एजुकेशन सेस और सरचार्ज मिलाकर। तो वो थोड़ा सा एक रिलीफ और कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया जाए, इंडिविजुअल्स को तो ये मेरा अपील है, ये रिलीफ हो कॉर्पोरेट सेक्टर को। पार्टनरशिप फर्म में थोड़ा सा टैक्स रेट में थोड़ा सा गिरावट करनी चाहिए। बाकी इंडिविजुअल्स के लिए तो सर ने ऐतिहासिक कदम ले ही लिया है। सरकार ने बहुत ही बढ़िया माहौल खुशी का है सब जगह। तो सैलरी वालों के लिए तो 12.75 तक अब कोई टैक्स है ही नहीं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स का जो एफडी का इंटरेस्ट होता था उसमें भी उन्होंने उसको भी बढ़ा दिया है। 44 AD जहां पे हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते थे, 44 ADA जो प्रोफेशनल के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता था उसमें भी लिमिट को बढ़ाया गया है। तो वहां पर भी बहुत फायदा होगा लोगों को। जो टैक्स ऑडिट के जो प्रोविजंस होते थे, जो कंप्लाइंस होते थे, उससे छूट मिलेगी और वहां पे कहीं ना कहीं उनकी कॉस्टिंग में भी इसमें गिरावट आएगी। तो व्यवसायी की जो व्यापारी की कॉस्टिंग है, कंप्लाइंस कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम होगी। सर इसी से जुड़ा हुआ एक जनता का सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि 12 लाख का रिजिम तो दे दिया गया जी, लेकिन जो सेविंग्स होते थे, जो लोग करना चाहते थे, उसमें जो रिबेट मिलता था या जो इंश्योरेंस करना चाहते थे जी, क्या वो प्रवृत्ति इस बजट से कम होगी? क्योंकि सेविंग पे कोई भी छूट नहीं मिलने वाली। देखिए वो ऐसा है कि जहाँ तक सरकार का माइंडसेट है वो ये है कि लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें, बट वो कहीं ना कहीं मार्केट में भी ज़्यादा इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर्स हो गए, ताकि कंपनी ये जो मार्केट इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी का ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे ही करेंगे जिनको करनी है। देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैंडेटरी हैं, जैसे आपका LIC है, लाइफ इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए, वो सब करेंगे। आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वो सबको लोग करेंगे ही। टर्म इंश्योरेंस सब करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा आपका जो होम लोन है, हालांकि होम लोन का बेनिफिट अब नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजिम में, लेकिन होम लोन जो चल रहा है वो आपका चलता ही रहेगा। इसके अलावा FDs पे आजकल ठीक ठाक ब्याज मिलता ही है। तो सीनियर सिटीजन ट्रेडिशनल वे में भी इन्वेस्ट करते रहें और थोड़ा सा मार्केट को भी एक्सप्लोर करें, ऐसा मेरे हिसाब से सरकार का सोच है। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हमारे जो एक्सचेंज है, जो शेयर मार्केट है वो भी थोड़ा सा बूम करेगी। तो उससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे कंट्री की तरफ। क्योंकि सर देखिए बैंक में पैसा रखकर ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता, अगर वो फ्लो में होगा, चलन में होगा तो ज्यादा पैसा बिल्कुल देश का ग्रोथ होगा। बिल्कुल उसमें सरकार को थोड़ा सा सरकार से ये भी अपील है कि आज भी हम बहुत बड़ी संख्या ऐसी है लोगों की जो शेयर मार्केट से डरते हैं। उनको ये लगता है कि मैं पैसा लगाऊंगा और शायद मेरा पैसा डूब जाएगा। तो एक तो सरकार को एक अवेयरनेस ड्राइव इस पे बहुत चलानी चाहिए, ताकि जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और थोड़ा सा जो अपर मिडिल क्लास है, वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से आज भी दूर है।
उन लोगों को अट्रैक्ट करा जाए और एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए और कुछ इस तरह की फैसिलिटी दी जाए ताकि उनको कोई गाइडेंस मिले। जनरली क्या होता है, कोई ब्रोकर के थ्रू जुड़ते हैं तो ब्रोकर की अपनी कॉस्ट होती है, किसी अच्छे ब्रोकर के पास जाएंगे तो वो अपना ही कमीशन उनका बहुत ज्यादा होता है, कई बार ब्रोकर भी गलत गाइडेंस दे देते हैं या कहीं कुछ चीजों को समझने में मुश्किल हो जाती है तो पैसा फंस भी जाता है। तो उस लेवल पे भी सरकार को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज हमारी कंट्री जो है वो बहुत ही ग्रोइंग स्टेज में है और हालांकि हमारी शेयर मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन है, बट ऑब्वियसली ये फ्यूचर में बढ़ेगी और हम लोग बहुत ग्रोथ पे जाएंगे और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हमारे पास बहुत तेजी से आ रहे हैं। तो इसके साथ ये है कि हम ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग रिस्क लें और रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा आता है। तो शेयर्स में आप इन्वेस्ट करें, मार्केट में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड सेफ है तो उसमें आप कर सकते हैं। क्योंकि सर देखिए ना, विदेशों में सेविंग पे पैसा देना पड़ता है, यहाँ सबकी सरकार मुझे देती है। बिल्कुल। तो वो प्रवृत्ति धीरे धीरे खत्म होगी, बिल्कुल, तो बिजनेस बढ़ेगा। बिल्कुल, बिजनेस बढ़ेगा और दूसरा क्या है कि आपका रिटर्न्स भी बढ़ेंगे। सर 2 सवाल मेरा 5 या 10 मिनट आप लेंगे कि जो एमएसएमई सेक्टर है सर, थोड़ा सा जनता को आप बताएं जी कि एमएसएमई सेक्टर में जैसे मैक्रो कंपनी को जोड़ा गया, एमएसएमई सेक्टर का जो मेन लाभ है जी, मतलब जैसे कि कॉन्फिडेंस कि हमारा पैसा मार्केट में डूबेगा नहीं, तो थोड़ा सा उसको बारीकी से बताएं। टैक्स में छूट, लोन का लिमिट, सर पानी ले लें जी, और लोन का लिमिट कितना ज़्यादा बढ़ाया गया है इस बजट के अंदर सर। जी सर। देखिए सर, एमएसएमई सेक्टर को सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया है। सबसे जो महत्वपूर्ण, मैक्रो कंपनी को जोड़ लिया इसमें, सबको मैक्रो कंपनी को भी जोड़ लिया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस बजट की, 5 से 10 करोड़ तक का लोन, अनसिक्योर्ड लोन एमएसएमई के लिए प्रावधान बजट में किया गया है। यानी कि जो भी एमएसएमई एंटिटी हैं, जो स्टार्टअप हैं, वो आराम से बैंकिंग सेक्टर से अनसिक्योर्ड लोन 5 से 10 करोड़ का बेस्ड ऑन द प्रोफाइल वो ले सकती है। दूसरा, जो एक महत्वपूर्ण कदम सरकार ने पिछले साल उठाया था वो ये था कि अगर कोई भी आपका कस्टमर, यानी कि एमएसएमई अगर किसी को सामान बेच रहा है या कोई सर्विसेज प्रदान कर रहा है और उसका कस्टमर उसको 45 दिन में पैसा नहीं देता है तो उसके लिए सरकार ने बहुत ही कड़े प्रावधान किए हैं। इवन अगर जो कस्टमर है वो 45 दिन में पैसा नहीं देता है तो उसकी वो जो परचेज है, जो एमएसएमई से उसने परचेज करी है, वो पूरी डिसअलाउड हो जाएगी, वो प्रॉफिट में एड बैक हो जाएगी। यानी कि अगर सपोज कोई कंपनी है और कंपनी ने किसी एमएसएमई यूनिट का पैसा नहीं दिया तो एमएसएमई ने जो उसको सर्विसेज दी हैं तो वो सर्विसेज एज इट इज पूरी की पूरी उसके प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगी और उस पर जो भी 22 या 25% का टैक्स रेट है उस हिसाब से टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ये बहुत ही कड़ा प्रावधान है जो एमएसएमई की पेमेंट्स को सिक्योर करता है मार्केट में। तो एमएसएमई की पेमेंट ना डूबे, इसके लिए सरकार ने जो कदम उठाया है ये बहुत ही अच्छा। और लोन की लिमिट भी बढ़ा दी है। लोन की लिमिट भी उन्होंने 5 से 10 करोड़ के बीच में कर दिया। हाईएस्ट कितना सर? 500 करोड़ कर दिया ना? हाईएस्ट 10 CR, 10 करोड़ पर। टर्नओवर की बात कर रहा हूँ, जो टर्नओवर है हाईएस्ट जी कि अगर 500 करोड़ तक करते हैं बिल्कुल, तो भी एमएसएमई सेक्टर में बिल्कुल माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा, बिल्कुल। तो बड़ी जो है, तो एक बहुत बड़ी जो बेस है वो एमएसएमई सेक्टर में कवर होता है हमारा। इवन जो एमएसएमई के, अगर आप देखते हैं कोई एमएसएमई सेक्टर ऐसा है जो गवर्नमेंट टेंडर लेता है और गवर्नमेंट में टेंडर में पार्टिसिपेट करता है, तो जैम पोर्टल जो गवर्नमेंट का है जिसपे टेंडर हम लोग भरते हैं, तो उसमें भी एक बहुत मोटी जो है वो छूट जैम पोर्टल की फीस में, टेंडर फीस में एमएसएमई को मिलती है। तो इससे सर हमारा देश जो है तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर होगा, 100% होगा और इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि हम बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। क्योंकि आप इस सरकार का देखेंगे कि इनकी जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो टाइम से पहले अचीव कर ली जाती हैं। तो मुझे लगता है कि हम बहुत तेजी से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देखिए कि आज की डेट में हमारी अर्थव्यवस्था में कैश की ट्रांजेक्शन बहुत लिमिटेड हो गई हैं। तो जितनी कम कैश की ट्रांजैक्शन होगी, जितना पैसा बैंकिंग चैनल से रोटेट होगा, उतना ही साइकिल घूमेगा, उतनी ही अर्थव्यवस्था हमारी स्ट्रांग होगी। तो इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि हम बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की और अग्रसर हैं और इसके साथ ही हम एक विकसित भारत की तरफ भी बढ़ने के लिए बहुत अग्रसर हैं। और क्योंकि सरकार भी पॉजिटिव है, जनता भी पॉजिटिव है, तो आप सब, हमारी सब शुभकामनाएं सब देशवासियों को। और 5 मिनट सर जी सर, क्योंकि बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, जनता इसको बखूबी समझेगी सर। सर इतना सब इंफ्रास्ट्रक्चर, ई व्हीकल्स
सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष सब में काम हो रहा है, उसके बावजूद भी हमारा जो है डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत नहीं हो रहा सर, क्या रीजन है सर? देखिए इसको ये जनता का सवाल है। ये जनता का सवाल है, मैं बिल्कुल समझता हूँ। डॉलर, देखिए अभी जो सरकार है वो इस चीज़ की चिंता बिल्कुल नहीं कर रही है कि हमें हमारा डॉलर के मुकाबले पैसा कमज़ोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम तो ये प्रयास कर रहे हैं, जो इस सरकार का विज़न है वो ये है कि हम डॉलर में क्यों पेमेंट करें, हम अपनी करेंसी को ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि हम डॉलर में क्यों पेमेंट करें, हम अपनी करेंसी को ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि हम बेसिकली आईएनआर में ही पेमेंट करें। आप देखेंगे बहुत सी कंट्रीज से हमारा इस तरह का टाई अप शुरू हो चुका है कि रुपी में ही हम लोग जो है वो ट्रांजेक्शन करेंगे, इवन जो पेमेंट करेंगे फॉरेन कंट्रीज को वो रुपीज में करेंगे। तो सरकार इस पे अवेयर है, बहुत सारे एक्शन लिए जा रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इससे थोड़ा सा जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूनिट में जो हैं उनको थोड़ा सा इस पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन मेरे आशा करता हूं कि सरकार इस पे बहुत जल्द कुछ ना कुछ करेगी। और क्योंकि अभी आप देख रहे हैं यूएस में भी सरकार का परिवर्तन हुआ है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, अलग अलग देशों में अभी कहीं कहीं युद्ध की स्थिति भी चल रही है, ठीक है। तो उस वजह से भी वैश्विक जो चीज़ें हैं, जो वैश्विक कारण हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ डोमेस्टिक कारणों से ये हो रहा है, इसमें बहुत सारे वैश्विक कारण भी हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में है हम उसको सरकार पूरी कोशिश कर रही है सुधारने की, लेकिन जो वैश्विक कारण है वो तो समय के साथ साथ ही रिजॉल्व होंगे। सर जैसे आपने शुरुआत में कहा कि इस बजट में एक्सपोर्ट को बहुत मजबूत रखा गया, अगर भारत देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो शायद डॉलर के मुकाबले रुपया आप इसमें मैं आपको एक बहुत ही एग्जांपल देता हूँ, बहुत यूनिक एग्जांपल है। कोरोना काल आया, कोरोना काल में दुनिया की ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसकी अर्थव्यवस्था चौपट ना हुई हो। आप अगर एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भारत जिस मजबूती के साथ उस कोरोना काल में खड़ा रहा। दूसरा, भारत ने जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी पीपीई किट की, आज दुनिया में हम सबसे बड़े जो है वो एक्सपोर्टर हैं पीपीई किट के। और हमारी हम लेते थे चाइना से, जो कि हम पहले चाइना से लेते थे, चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता था, हम उससे लेते थे, हम ही नहीं लेते थे, सारी कंट्री लेती थी, हमने उसको पीछे छोड़ दिया। हमारी क्वालिटी आज के टाइम में बहुत ही यूनिक है। आप रक्षा क्षेत्र में देखिए, रक्षा के क्षेत्र में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विदेश में हमारे हथियार जो हैं, हमारी बनाई हुई जो चीजें हैं वो जा रही हैं। इसी के साथ अगर आप देखेंगे इसरो सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, बहुत से देश जो है कह रहे हैं कि भाई साहब हमारा भी लॉन्च करवा दो। तो ये सब मोदी जी की कार्यकाल में हुए। ये सब जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हालांकि इसमें मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन रहा है, लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जिस तरह से उनको सहयोग किया जा रहा है इस सरकार की तरफ से, बजट की कोई कमी नहीं है, जो वो चाहते हैं वो दिया जाता है, फुल सपोर्ट है। तो हमारे वैज्ञानिक बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। तो आप देखें कि एक्सपोर्ट तो छोड़िए, हम रक्षा क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने इक्विपमेंट्स को। सैटेलाइट्स के मामले में, अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मतलब जो आपका जो एक तरह से बिल्कुल सटीक व्याख्यान है वो यही है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था के साथ साथ विकसित राष्ट्र बनेंगे। देखिए, हम विकसित राष्ट्र भी बनेंगे, हम तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे, और कहीं ना कहीं हम विश्व गुरु जो हम बोलते हैं उसकी तरफ भी हम अग्रसर हैं। और क्योंकि आपने शुरू में कहा कि मैं थोड़ा सा अपने समाज से जुड़ा हुआ हूँ, संघ से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक क्लैरिटी मैं आपको देना चाहूँगा इस इंटरव्यू के माध्यम से, जो कि एक मिथ है। मिथ ये है कि जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें पूरी दुनिया पे राज करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विश्व गुरु का अर्थ ये है कि हम एज ए मेंटर, एज ए गुरु लोगों के लिए, दुनिया के लिए एक मिसाल सेट करें। पथ प्रदर्शक का हम एक मिसाल, हमें किसी को अपने दबाव में नहीं लेके आना है, हमने किसी पे हमला नहीं करना है, हमने कोई भूमि अधिग्रहण नहीं करना है, जैसा कि जो कि चाइना का आप देखेंगे उनका है ही मोटिव कि जहां दिखा वहां भूमि अधिग्रहण कर लिया। तो ये हमारा बिल्कुल मोटिव नहीं है। विश्व गुरु की जो डेफिनेशन है वो पथ प्रदर्शक की है, वो मेंटर की डेफिनेशन है, और उस दिशा में भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। सर 2 सवाल सर, और मन कर रहा है आपसे बहुत बातें करें जी, संभव नहीं है, आपकी व्यस्तता है। सर जो जीएसटी है जी, जीएसटी को लागू किए काफी दिन हो गया, लेकिन अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं बना है। ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। अगले 6 महीने में
या मोटा मोटा 8 महीने में आपको ट्रिब्यूनल बनता हुआ दिख जाएगा। सरकार उस पर पूरी प्रयासरत है और जो मेरा मानना है जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं लगभग 6 महीने में ट्रिब्यूनल वर्किंग हो जाएगा। तो वो उस दिशा में कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। न बनने के कारण बहुत सारा पैसा विवादों में है, वो बहुत सारे लिटिगेशंस हैं, वो सरकार भी जान रही है उस चीज़ को। बहुत सारे लिटिगेशंस ऐसे हैं जो ट्रिब्यूनल बनने से रिजॉल्व होंगे। बहुत सारे केसेस अननेसेसरी का हाई कोर्ट में जा रहे हैं, अपील्स में बहुत ज़्यादा केस पड़े हैं और पैसा फंसा हुआ है और इससे जो है जो व्यापारियों की वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक हो रखी है। बहुत सारे अननेसेसरी के जो नेसेसरी रिफंड्स हैं वो रुके हुए हैं। बैंक इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है। जो बैक डेटिंग कैंसिलेशन है उसकी वजह से व्यापारियों को दिक्कत हो रही है, उनका इनपुट ब्लॉक हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार प्रयासरत है। अभी देखिए आप सरकार स्कीम लेके आई है 2017 से लेके 2017-18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 19-20 के बीच में अगर आपकी कोई भी डिमांड है और आप उसको 31 मार्च से पहले पे कर देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं देना है। सिंपल आप टैक्स पे कीजिए, इंटरेस्ट पेनल्टी की छूट मिल जाएगी आपको। अगर आपने कोई अपील फाइल कर रखी है तो आप उस अपील को विड्रॉ कर लीजिए और अगर आपको लगता है कि वो मेरी अपील जो है वो जेन्युइन नहीं है और मैं टैक्स पे कर सकता हूं तो आप अपील को विड्रॉ करिए, टैक्स पे करिए, SPL 0102 फाइल करिए और आपको उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी आपकी वेव ऑफ हो जाएगी, माफ हो जाएगी। बहुत बड़ा कदम है सरकार का। बहुत बड़ी बात की, 8 महीने में हमारा बिल्कुल ट्रिब्यूनल वर्किंग हो जाएगा आपका। जी सर, बिल्कुल लास्ट सवाल सर, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी का व्यक्तित्व प्रदेश और देश के विकास में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे युग में हैं जो शायद हमारे पूर्वज नहीं देख पाए वो हम देख रहे हैं। हमने धारा 370 को हटते हुए देखा। हमने राम मंदिर को बनते हुए देखा। 500 साल के बाद जो राम मंदिर को हमने बनते हुए देखा। अभी हमने महाकुंभ का एक ऐसा आयोजन देखा कि 62 से 65 करोड़ लोग, जब इस देश की जनसंख्या ही 140-150 करोड़ है, उसमें से 65 करोड़ लोग आपके एक शहर में इकट्ठे होकर वहां पर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। तो ये जो सब प्रबंध हैं सरकार के और इतने बड़े लेवल पे करना, ये मेरे को लगता है कि ये शायद योगी जी और मोदी जी के लिए संभव था। और हमारे योगी जी जो उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, मेरा अभी पीछे उनसे मिलना भी हुआ था, तो बहुत ही यशस्वी हमको मुख्यमंत्री मिले हैं। देश में प्रधानमंत्री और यूपी में योगी जी ने जो काम कर रहे हैं वो अविश्वसनीय है और हम बड़े भाग्यशाली, मैं तो खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि हम इस समय अपनी आंखों के सामने परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं। और जिस अनुशासन के साथ दोनों व्यक्ति काम करते हैं, जिस लगन के साथ, जो हार्डवर्क करते हैं, 18 से 18 घंटे काम करना, 20 घंटे काम करना, तो ये जब ऐसा आपके पास प्रतिनिधित्व होता है जनतंत्र में, तो देश तो अपने आप आगे बढ़ेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। बढ़ रहा है सर। बिल्कुल सर, लास्ट सवाल सर, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ समाज सेवी हैं, लेकिन आप संघ से जुड़े हुए हैं। संघ की जो अभिव्यक्ति है, ये संघ की विचारधारा है, लोगों की जोड़ने की, थोड़ा सा मैं चाहूँगा 2 शब्द उस पर बोलें। देखिए, संघ जो है, संघ को लेकर भी बहुत सारे मिथ हैं लोगों में कि संघ जो है वो जातिवाद फैलाता है, संघ जो है वो कट्टर हिंदुत्व को है, उसमें मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है। जबकि मैं बताऊं आपको, संघ तो एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जो देश में राष्ट्र भाव की भावना को पैदा करने के लिए लोगों को जोड़ता है। और संघ से जुड़ने के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता, आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। कहीं भी आपके आसपास शाखा लगती है, वहां जाएं, शाखा करें, आप संघ से जुड़ जाएंगे। संघ एक विचारधारा है। ये संगठन तो है, लेकिन एक विचारधारा है जो 100 साल से डॉक्टर साहब ने जो शुरू किया वो 100 साल से हमारे यहाँ चल रहा है और हम शताब्दी वर्ष में है संघ की। और आप देखेंगे कि ये विचारधारा निरंतर बढ़ती जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रदेश के 13-14 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, हमारे बहुत सारे सांसद, विधायक, वो संघ की विचारधारा से हैं। तो संघ में सभी जातियों का, सभी धर्मों का समावेश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संघ की ही एक विंग है जिसको राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हम बोलते हैं, तो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे पास मजदूर संघ है, हमारे पास दुर्गा वाहिनी है जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसी के साथ हमारे साथ विद्या भारती है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती जो संघ की ही एक विंग है, वो लगभग 23 से 24 हज़ार विद्यालय पूरे देश भर में चला रही है, जहाँ पर बिल्कुल निर्जन स्थान है, जहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाता है, वहाँ भी हमारे विद्यालय चल रहे हैं विद्या भारती के। तो संघ विभिन्न आयामों पर देश को
जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए और राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करने के लिए काम कर रहा है। सर, मोहन भागवत जी के बारे में 2 शब्द। मोहन भागवत जी तो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं और हमारे वो अभिभावक हैं संघ के, हमारे सरसंघ चालक हैं। तो उनकी विचारधारा, उन्हीं की विचारधारा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा वो मानते हैं कि संघ जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है और देश को जोड़ने के लिए काम करता है और हिंदू सनातन की रक्षा के लिए काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ हम किसी धर्म के विरोध में भी नहीं हैं। हम सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने की राह पर ही आगे बढ़ रहे हैं।